नमस्कार साथियों। कल हमने समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं में आर्थिक विश्लेषण की विधियों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उसमें हमने तत्समक और समीकरण पढ़ लिया था। आज हम स्टॉक एवं प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे, उनके मध्य अंतर के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक एवं प्रवाह, जैसा कि स्टॉक एवं प्रवाह हमने कल पढ़ ही लिया था। स्टॉक एक समय विशिष्ट बिंदु पर मापा जाता है, जबकि प्रवाह एक समय अवधि में मापा जाता है। तो इसका जो पहला मुख्य अंतर ये हुआ कि एक विशिष्ट समय बिंदु और एक विशिष्ट समय अवधि। दूसरा अंतर यह रहा कि स्टॉक एक स्थिर अथवा स्थैतिक अवधारणा है, अर्थात यह एक स्थिर है। जिस समय बिंदु पर यह है वहाँ तक उसकी मात्रा स्थिर होती है, जबकि प्रवाह एक परिवर्तनशील एवं प्रावेगिक अवधारणा है। यानी दो समय बिंदुओं के मध्य का जो प्रवाह है किसी भी मात्रा का, वो परिवर्तनशील है। तीसरा इसमें प्रमुख अंतर यह है कि उदाहरण के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। वर्ष के अंत में कर्ज की बकाया राशि स्टॉक होती है। जैसे मान लीजिए हमने 1000 रुपये का कर्ज लिया और 31 दिसंबर को ब्याज जमा कराने का आखिरी दिन है। तो 31 दिसंबर को हमारा बकाया राशि मान लेते हैं 50 रुपये हैं, तो ये 50 रुपये हमारा हो गया स्टॉक, ठीक है। जबकि वर्ष के दौरान कर्ज में होने वाला परिवर्तन एक प्रवाह होता है। अब जैसे मैंने 2020 में जनवरी माह में 1000 रुपये का लोन लिया और वर्ष 2020 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को ब्याज भरना है, ठीक है। तो इनके मध्य जो ब्याज में आने वाला परिवर्तन है, इनके मध्य ब्याज में आने वाला जो परिवर्तन है वह एक प्रवाह के अंतर्गत शामिल होता है। किसके अंतर्गत? प्रवाह के अंतर्गत शामिल होता है। चौथा जो इसमें अंतर है वह इसमें इनके कुछ प्रमुख उदाहरणों के स्वरूप बताया गया है। जैसे देश की कुल जनसंख्या किसी एक निश्चित समय बिंदु तक, जिस प्रकार वर्ष 2021 तक भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक, ठीक है। दूसरा श्रम शक्ति, यानी 2021 के अंतिम दिन तक हमारा श्रम शक्ति लगभग 40 करोड़ था। ये हो गया हमारा स्टॉक। उसके बाद टंकी में पानी, यानी कल रात तक हमारी टंकी में इतना पानी था, यानी 50 लीटर पानी था। तो ये हो गया हमारा स्टॉक। अब उसी प्रकार प्रवाह के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे वार्षिक आयात निर्यात की मात्रा, यानी कि वर्ष 2020-21 में हमारे आयात एवं निर्यात की मात्रा कितनी थी। तो आयात एवं निर्यात की मात्रा के दौरान हम व्यापार घाटे को दर्शाते हैं। जो हमारा व्यापार घाटा था वो मान लेते हैं 100 करोड़ डॉलर का हुआ। तो इन दोनों के मध्य जो व्यापार घाटा हुआ वो 100 करोड़ हुआ। तो ये हो गया प्रवाह, ठीक है। जब अन्य उदाहरण है बेरोजगारी में वृद्धि, यानी वर्ष 2020 में बेरोजगारी में 7% बेरोजगारी थी, वही 2021 में बेरोजगारी में वृद्धि होकर ये 8% हो गई। तो यह जो परिवर्तन हुआ यह प्रवाह के अंतर्गत शामिल होता है। अगला उदाहरण है टंकी में पानी का आना,
अर्थात ये टंकी है, कल रात से सुबह तक इसमें कितना पानी आया और कितना पानी गया, तो इनमें जो पानी में जो परिवर्तन हुआ, पानी का आना और पानी का बह जाना, इनके मध्य जो परिवर्तन हुआ वह प्रवाह के अंतर्गत शामिल होता है। अब उसके बाद में जो दूसरी अवधारणा है वह है प्रत्याशित एवं चल राशि, वास्तविक चल राशि। प्रत्याशित एवं वास्तविक चल राशि, इसका इंग्लिश में नाम है एक्सेंट एंड एक्सपोर्ट वेरिएबल्स। अब प्रत्याशित चल राशि वह मात्रा होती है जो कार्य से पहले अनुमानित की जाती है। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि प्रत्याशित चल राशि वह मात्रा है जो कार्य से पहले अनुमानित की जाती है। जैसे 2021 का आखिरी दिन 31 दिसंबर को मैंने सोचा कि मैं अगले साल 10,000 रुपये का निवेश करूंगा। तो ये कार्य करने से पहले अनुमानित की गई है, मैं 2022 में निवेश करूंगा, ठीक है। तो ये प्रत्याशित निवेश हो गया। अब उसी तरह प्रत्याशित बचत भी होती है कि वर्ष 2021 में मैंने 31 दिसंबर को देखा कि मैं 2022 में 5,000 रुपये की बचत करूंगा। तो यह बचत होने से पूर्व अनुमानित की गई मात्रा है, तो इसे प्रत्याशित चल राशि कहते हैं। अब उसके बाद में वास्तविक चल राशि। वास्तविक चल राशि वह मात्रा होती है जो कार्य के अंत में निकलती है, जैसे वास्तविक निवेश, वास्तविक बचत आदि। ये राशियाँ वस्तुतः अंत में पाई जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लेते हैं 2021 का आखिरी दिन 31 दिसंबर को मैंने देखा कि मैंने 5,000 रुपये का निवेश किया। 5,000 रुपये का निवेश किया, कब किया? 2021 में। तो ये वास्तविक हो गया, उसका मुझे अनुमान नहीं है बल्कि उसका वास्तविक आंकड़ा मुझे प्राप्त है। ठीक इसी तरह वास्तविक बचत 31 दिसंबर को मैंने देखा कि मेरे पास कुल 4,000 रुपये बचत रूप में, सेविंग्स रूप में बचे हुए हैं। तो ये वास्तविक बचत हो गई, यानी कार्य के अंत में जो गणना की जाती है वो वास्तविक चल राशि कहलाती है। अब आर्थिक विश्लेषण की अगली विधि है स्थैतिकी। पहले इसके नाम पर हमें जाना होगा, स्थैतिकी यानी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का अर्थ होता है स्थिति, स्थिर स्थिति, ठीक है। स्थैतिकी विश्लेषण समय रहित होता है तथा इसमें कुछ तथ्यों को दिया हुआ मानकर चलना पड़ता है। जैसे बाजार मांग वक्र में हम अन्य तत्वों को स्थिर मानकर चलते हैं, जैसे जनसंख्या का आकार, आय, रुचि, अन्य वस्तुओं की कीमतें, विज्ञापन इत्यादि। तो स्थैतिकी में हम अन्य तत्वों को, यानी अन्य जो तत्व हैं, अन्य बातों को हम स्थिर मानकर चलते हैं और किसी एक तत्व के आधार पर हम उनकी गणना करते हैं। जिस प्रकार बाजार मांग वक्र हो गया, ये O, ये वाई एक्स और ये एक्स अक्ष। या हमने ले ली कीमत और या हमने ले ली वस्तु की मांग, और हमने अन्य जो कारक है उनको स्थिर मान लिया। अब इस कीमत पर हमें ये मांग उपलब्ध है, P कीमत पर Q मांग है। अब जब कीमत में कमी होती है, जैसे P1 नई कीमत आ गई यहाँ पर, तो हमारी वस्तु की मांग मात्रा में भी वृद्धि आ जाएगी, Q1 यहाँ हो जाएगी,
ठीक है। तो इसमें हम अन्य तत्वों को स्थिर मान लिया गया है, जैसे अन्य वस्तु की कीमत को हमने स्थिर मान लिया, व्यक्ति की रुचि को हमने स्थिर मान लिया, आय को हमने स्थिर मान लिया। इस तरह से जब हम अन्य तत्वों को स्थिर मानकर चल राशियों की गणना करते हैं तो वह स्थैतिकी के अंतर्गत शामिल होता है। अब देखते हैं स्थैतिकी का अर्थशास्त्र में कहाँ प्रयोग होता है। स्थैतिकी का अर्थशास्त्र में प्रयोग पहले तो मांग एवं पूर्ति के संतुलन, जो मैंने अभी बताया था, ये हो गई मांग और ये हो गई पूर्ति, ठीक है। अर्थात कीमत निर्धारण, उपयोगिता ह्रास नियम, लागत के सिद्धांत, राष्ट्रीय आय के निर्धारण आदि में किया जाता है। ये सभी नियम हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में स्थैतिकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम आय एवं व्यय समीकरण के माध्यम से इसे समझेंगे कि स्थैतिकी का प्रयोग समष्टि अर्थशास्त्र में कहाँ किया जाता है। हमें पता है कि आय का निर्धारण उपभोग और निवेश के योग पर होता है। इसमें यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आय जिसे वाई के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, आय का जो निर्धारण है वह हमारे कुल उपभोग यानी कंजप्शन प्लस निवेश यानी विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट पर आधारित होता है। यानी हमने 50 रुपये का उपभोग किया और 10 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो हमारी कुल आय कितनी हो गई, 60 रुपये। तो इस समीकरण के माध्यम से हम स्थैतिकी का समष्टि अर्थशास्त्र में प्रयोग करना सीखेंगे। ये इसका डायग्राम है। ये O बिंदु है और ये है X, O और X, और ये Y अक्ष। हमने X अक्ष पर क्या लिया है, आय ली है, और Y अक्ष पर लिया है हमने कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दिया हुआ है C और I, ठीक है। अब हमारा जो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है यानी स्वायत्त उपभोग, यानी आय की ज़ीरो रहने पर भी हम कुछ न कुछ उपभोग तो करते ही हैं, और ये 45 डिग्री एंगल पर आय प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद इस बिंदु पर जो है वह हमारी होगी आय, कंजप्शन हो गया, स्वायत्त कंजप्शन। अब समीकरण यह कहता है कि आय का निर्धारण जो है वह कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर निर्भर होता है। अब जैसे मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारी आय का निर्धारण नहीं होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर हमारी आय का निर्धारण नहीं होगा, चाहे यह दोनों एक दूसरे को काटते हैं फिर भी यहाँ पर आय का निर्धारण नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल उपभोग को ही दर्शाया गया है, जबकि आय का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ उपभोग और विनिवेश या विनियोग दोनों योग होते हैं। अब यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट किया इतना, और जहाँ पर यह बिंदु प्रतिच्छेद करता है वहाँ हमारी आय निर्धारित होती है। ये हो गया E1, ये हो गया E1, ठीक है। तो अब एक बार हम फिर से नया चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हो गया हमारा O Y अक्ष, O X अक्ष, ठीक है। यहाँ हम ले लेते हैं Y यानी I, और हमें पता ही है कि 45 डिग्री हमेशा किसको दर्शाती है, I को दर्शाती है। यहाँ हम ले रहे हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, यहाँ से यहाँ तक ऑटोनोमस कंजप्शन था हमारा। ये हो गया आय, ये हो गया हमारा उपभोग। अब यहाँ पर हमारी आय का निर्धारण नहीं हो रहा है क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट और
उपभोग दोनों के योग पर आय का निर्धारण होता है। तो हम इतना विनिवेश करेंगे, तो इतना हम विनिवेश करेंगे। तो यहाँ तो हो गया सी और यहाँ हो गया आई, यानी ये तो हो गया सी और ये हो गया सी प्लस इसमें आई और जोड़ देते हैं। तो जहाँ ये बिंदु मिलेगा वहाँ हमारी आई का निर्धारण होगा। ये हो गई हमारी आई बाई 0। तो इस तरह से स्थितिकी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब अगली जो अवधारणा है वह है तुलनात्मक स्थितिकी अर्थात कंपेरेटिव स्टैटिक्स। कंपेरेटिव स्टैटिक्स, ठीक है। यह स्थैतिक विश्लेषण एवं प्रायोगिक विश्लेषण के बीच की अवस्था होती है। इसमें दो संतुलन बिंदु के मध्य परस्पर तुलना की जाती है, जबकि स्थैतिकी में केवल एक संतुलन बिंदु का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र में तुलनात्मक स्थैतिकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे हमने स्थैतिकी का प्रयोग समष्टि अर्थशास्त्र में किया था अभी कुछ देर ही पहले, आय एवं व्यय के निर्धारण में और बाजार मांग एवं पूर्ति के निर्धारण में। उसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र में तुलनात्मक स्थैतिकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यह है हमारा पहला उदाहरण। इसके अंतर्गत क्या है ये हम देखते हैं। हमने ओ वाई अक्ष पर आय का निर्धारण है और ओ वाई पर है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट और ओ एक्स पर है आय। अब यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि इस चित्र में y0 और y1 आमदनी के दो संतुलन स्तर दर्शाए गए हैं। ये तुलनात्मक स्थिति के संतुलन की दिशा को सूचित करते हैं और ये चित्र किस प्रकार बनाया जाता है हम इसकी चर्चा करते हैं। ओ ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हो गया हमारा x अक्ष। अब हमें पता है 45 डिग्री पर किसका निर्धारण होता है, आय का निर्धारण होता है, ठीक है। अब उसके बाद में हमने ऑटोनोमस कंजप्शन की रेखा खींची, यानी सी फंक्शन हो गया उपभोग फलन, यहाँ तक यहाँ सी। उसके बाद में हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया सी प्लस आई, ठीक है। और यहाँ हमारी आय का निर्धारण हो गया y0। अब जो आगे हैं, अब हम निवेश में परिवर्तन करते हैं। यहाँ तो हो गया आई और यहाँ हम करते हैं निवेश में परिवर्तन, यानी हमने निवेश कुछ और बढ़ाया। अब इस चित्र के माध्यम से हम तुलनात्मक स्थितिकी की गणना करते हैं। यहाँ ओ वाई अक्ष पर हम कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को दर्शाएंगे और ओ एक्स अक्ष पर हम वाई यानी आय को दर्शाएंगे। ये हमारा 45 डिग्री पर आय की रेखा हो गई और यहाँ तक हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन हुआ, ये हो गई उपभोग फलन। और यहाँ पर निवेश यानी आय यानी कि सी प्लस आई, और हमने यहाँ पर इसमें परिवर्तन किया, किसमें, विनिवेश में परिवर्तन किया। तो नया जो समीकरण बना वो हुआ सी प्लस आई में परिवर्तन, ठीक है। पहला जो हमारा बिंदु था वह हुआ ये वाला,
ये यहाँ पर हमारी आई y0 निर्धारित हुई और इक्विलिब्रियम पॉइंट E प्राप्त हुआ। जब हमने विनिवेश में परिवर्तन किया तो हमें नई आय प्राप्त हुई यहाँ पर, और यहाँ पर हमें नई आय क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि यह उस समीकरण को पूर्ण करती है जो हमने पूर्व में पढ़ा था कि y बराबर c प्लस आई। तो यहाँ हमारी नई आय y0, ठीक है, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। तो जब हम y0 और y1 के मध्य तुलना करते हैं तो यह तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण हुआ, ठीक है। हमने इसका पहला उदाहरण देख लिया। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका तुलनात्मक स्थैतिकी का। जॉन मेनॉर्ड किन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण का प्रयोग किया, और इसका जो डायग्राम है वह है यह। इसमें उसने राष्ट्रीय आय को तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण का आधार माना। इसमें OX अक्ष पर इसने समय अर्थात T और OY अक्ष पर इसने राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को प्रदर्शित किया। अब हम ये चित्र बनाते हैं कि किस प्रकार ये चित्र बनेगा। तो सबसे पहले हमने OX अक्ष और यहाँ पर हमने OY अक्ष बना लिया। उसके बाद में 45 डिग्री एंगल पर Y प्रदर्शित हो गया, और यहाँ पर हमने यहाँ हम लेंगे अब OX पर हमने समय अवधि ली, इसे T द्वारा प्रदर्शित करेंगे हम, और OY अक्ष पर हम नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करेंगे। अब जब T1 यानी यह समय था तब हमारी राष्ट्रीय आय इतनी थी, ठीक है। यह हो गया A बिंदु और ये हो गया T1 बिंदु। अब जब अगली समय अवधि यानी T2 थी यहाँ पर, तब हमारी राष्ट्रीय आय जो है वह इतनी बड़ी पहले तो, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से जो आय बढ़ी वो इस तरह से बढ़ी। क्यों? क्योंकि T1 से T2 इस तरह से जाने लगी, और यहाँ जो हमें नई राष्ट्रीय आय प्राप्त हुई वो हुई A1 T2 समय के दौरान। अब इसके बाद में जो राष्ट्रीय आय वो है वह स्थिर रहेगी, क्योंकि कोई समय की गणना नहीं है, ठीक है। यदि हम T3 लेते हैं तो राष्ट्रीय आय फिर से इस तरह से कर्व लेगी, और नया जो समय होगा वह T3 होगा। इस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यह तुलनात्मक स्थैतिकी का प्रयोग हुआ, यानी दो समय अवधि T1 और T2 के मध्य हमने अध्ययन किया। अब उसके पश्चात हम प्रावेगिकी विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम आधारभूत तत्वों जैसे अन्य तत्वों के अंतर्गत जनसंख्या का आकार, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा, तकनीकी ज्ञान के परिवर्तनों के प्रभाव इसमें देखते हैं। अर्थात इसमें अन्य तत्वों को स्थिर नहीं माना गया है। इसमें एक प्रमुख अंतर यह है कि तुलनात्मक स्थैतिकी और स्थैतिकी विश्लेषण में हमने अन्य तत्वों को स्थिर माना, जबकि प्रावेगिकी विश्लेषण के अंतर्गत हम अन्य तत्वों को स्थिर नहीं मानते हैं, अर्थात उनके परिवर्तन का प्रभाव हम इसमें देखते हैं। तो स्पष्ट बात है, प्रावेगिकी विश्लेषण अधिक प्रभावी साबित होगा और अनेक विधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस कारण यह एक प्रसिद्ध साबित हुई है प्रावेगिकी विश्लेषण।
आगे इसका डायग्राम है, इसका एक उदाहरण है प्रमुख। इस चित्र में और इसका एक प्रमुख अंतर यह होता है स्थैतिकी और तुलनात्मक विश्लेषण और प्रायोगिकी विश्लेषण के मध्य एक प्रमुख अंतर यह होता है कि एक संतुलन के बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु तक जाने पर हम परिवर्तन के मार्ग का अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम जब B से C पर जाते हैं, जब हम B से C पर जाते हैं तो इस परिवर्तन के मार्ग का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस चित्र में भी जब हम E0 बिंदु से E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर जाते हैं तब भी इस मार्ग का अध्ययन नहीं करते हैं, जबकि प्रायोगिकी विश्लेषण में हम इस मार्ग का अध्ययन करते हैं। अब देखना इसके अंतर्गत हमें OX अक्ष पर I और OY अक्ष पर हमें उपभोग और विनियोग दर्शाया गया है, और जो E0 इक्विलिब्रियम है और E1 इक्विलिब्रियम है, इनके मध्य का जो पथ है इसके कारण का अध्ययन हम इस प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत करते हैं। इस चित्र को हम बनाना सीखेंगे पहले। ये हो गया हमारा OX अक्ष और यहाँ से ये हो गया हमारा OY अक्ष। उसके पश्चात 45 एंगल पर I अब ऑटोनोमस कंजप्शन की रेखा हम खींचते हैं इससे। यह हमारा हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन। उसके पश्चात विनिवेश यानी I, और उसके बाद तुरंत किस में परिवर्तन, इसके बाद तुरंत विनिवेश में परिवर्तन। यह एक्स अक्ष, ये O बिंदु और ये Y। यहाँ पर हमने लिया है C प्लस I में परिवर्तन। ठीक है, लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो है वो हमारा है ऑटोनोमस कंजप्शन C। यहाँ पर है हमारा C प्लस I, जो हमने पूर्व में देखा था, ये हो गया I। और यहाँ जो हमारा बिंदु है यह हमें नई I प्राप्त होती है Y0, जो कि हम तुलनात्मक स्थैतिक और स्थैतिक में हम देख चुके हैं। उसके पश्चात जब हम किन्हीं कारणवश, जैसे सरकार के द्वारा विनिवेश को प्रोत्साहन देना, तो हम विनिवेश में हम जब परिवर्तन करते हैं तो हमें नई I प्राप्त होती है। यह हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 और यहाँ हमें नई I प्राप्त हुई, इक्विलिब्रियम पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ से जो यहाँ हम गए, इसका अध्ययन हम प्रायोगिक में के अंतर्गत करते हैं, और इसका कारण हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे सरकार के द्वारा विनिवेश को प्रोत्साहन देना, अथवा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, लोन के द्वारा। इसी के तहत हम अन्य तत्वों को स्थिर नहीं मानते हैं, अर्थात अन्य तत्व परिवर्तनशील होते रहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर अभी समाप्त नहीं हुआ है, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो आज हमने समष्टि स्थैतिकी, तुलनात्मक स्थैतिकी और प्रायोगिकी का स्पष्टीकरण हमने देख लिया है। आगे के वीडियो में हम आंशिक एवं सामान्य संतुलन की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।